पीएलबी है, आपको उनको पूछना पड़ेगा कि आपको कहाँ चिट्ठी लिखना है। हम नहीं जानते, आप हमको बता दीजिए। जो परिवार उन पे अपने परिवार का जो मुखिया थे जिनकी मृत्यु हुई है उन पे आश्रित थे, तो जो उनका आय था हर माह का उससे कुछ कम ही हो, लेकिन ऐसा प्रोविजन हो कि वो लोग ये जो आप पूछना चाह रहे हैं कि उनको जितना आय था उसके हिसाब से उनको मिलता है। अगर ऐसे में एमएसटी एक्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें मिलता है कि आपके आय के हिसाब से आपको उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसी हिसाब से आपको मिलता है। उसी हिसाब से मौजूद उसके लिए केस करना पड़ता है। उसके लिए देखिए आप नहीं कर पाते हैं, अगर जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए डालसा के थ्रू ही होगा, और जो कर पाते हैं वो एमएसटी एक्ट के अंतर्गत आप केस करिए। एमएसटी, हाँ एमएसटी, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। अच्छा ठीक, थैंक यू। अभी बता रहे थे जैसे कि जो मोटर एक्सीडेंट में डेथ कर गया है, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो योजना है जो 2 लाख की, ये कब से लागू हुआ है इसको जानना चाहते हैं। ये तो काफी पहले से 2020 में जो है मेरा भाई जो है एक्सीडेंट में जो है डेथ कर गया, अज्ञात वाहन मार के चला गया। अभी इसका 3 गो छोटा छोटा बच्चा है। हम लोग का जिला परिषद भाभी जो है इन्हीं का सहयोग से जो है बच्ची को जो है हॉस्टल में जो ये क्या कस्तूरबा में जो है डाले हुए हैं। 2 बच्चा है और उन लोग का कोई आय का साधन नहीं है। 2 बूढ़ा बूढ़ी मेरा माँ बाप है और वो लोग बच्चा लोग का पूरे जिम्मेवारी मेरे पे आ गया। तो अगर सरकार का ऐसा कोई अगर प्रावधान हो, जो अभी मैम बोल रही थी कि 4000 रुपया, उसके लिए आपको पहले तो आप इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। आपका एक्सीडेंट हुआ और ऐसे वाहन मार के चली गई तो वो बताएंगे कि आपको एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट की कॉपी और जो बाकी डेथ सर्टिफिकेट जो आपको वहां से मिला है उसके परिवार में से के सदस्य के द्वारा वो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। वो आप देखिए, आप जब तक आप नहीं आएंगे हमें कैसे पता चलेगा? आपको आना पड़ेगा। पीएलबी है, आप या फिर ब्लॉक से भी अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप, अच्छा किसी को वृद्धा पेंशन लेना है तो आप यहाँ से तो जाएंगे, पूछेंगे। अगर आप बताएंगे ही नहीं कि हमारे घर में कोई है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वही चीज है कि आपकी जो समस्या आपको बताना पड़ेगा। आपको पीएलबी है, आपको उनको पूछना पड़ेगा कि आपको कहाँ चिट्ठी लिखना है। हम नहीं जानते, आप हमको बता दीजिए। रिटेन पे तो रहता है कि हाँ स्कीम उनको मिला या कोई स्कीम उनको मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा फंड है, जैसे सपोज की कभी केसीसी अभी जो चला हुआ था गवर्नमेंट का स्कीम, लोग में भी वो मिला नहीं था। लिस्ट में तो सबका नाम था, जिनको जरूरतमंद थे सभी का नाम था, और यहाँ से फॉरवर्ड भी हो गया बैंक, लेकिन बैंक में उन लोगों को मिला नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है ना उनका पेपर ये करके रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअल में किसान है उन लोग, 100% किसानी है, बचपन से लेकर के आज तक वो किसानी करते आ रहे हैं, लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिला। और जिनको कोई जरूरत नहीं है उनको केसीसी मिल गया। तो जिनको मिलना चाहिए था, ये तो खैर लोग से भी होना चाहिए था कि एक बार वेरीफाई हो सब कुछ। भी अगर मान लीजिए केसीसी उनको नहीं मिला है, ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं मैडम क्योंकि ये मेरे साथ में भी हुआ है। केसीसी हमको नहीं मिला, हम जो है अदर बैंक से, किसी प्राइवेट बैंक से, चाहे वो बंधन बैंक हो, चाहे यूनिटी बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उससे बंदा जो है 30,000, 40,000, 50,000 रुपए का लोन निकाल लिया और उसकी वजह से उसको केसीसी नहीं मिला क्योंकि वो अदर बैंक से लोन में अभी डूबा हुआ है। तो ये तो नहीं होना चाहिए था। ये इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि लोग का काम था उनको पहले देने का, लेकिन पहले उनको मिला नहीं, वो अदर बैंक से लिए हैं तो केसीसी तो उनको देना चाहिए था, लेकिन बैंक से क्या है कि उसको रिजेक्ट हो जा रहा है। दूसरा और एक चीज है कि आवास को लेकर के भी पहले भी मुद्दा उठा था कि आवास में भी वही हुआ था कि जिनको मिलना चाहिए था उनको मिला नहीं, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको तो खैर नहीं मिला, लेकिन जिनको मिलना चाहिए था उसमें से 20-30% को ही मिला, बाकी सबका जो है किसी न किसी तरीके से मामला खराब हुआ है। इसमें बताइए कुछ हम लोग कर सकते हैं, कुछ आवेदन वगैरह आपको दे सकते हैं। पहला फेज था हम लोग का 558 का जो हम लोग का टारगेट था, उसके तहत हम लोग जितने भी लोग हैं उन लोग को आवास देने का पूरा कोशिश किया। बहुत सारा ऐसा कंप्लेन आता है ना, क्योंकि हम लोग का जिला से आया कि प्राथमिकता सूची जो बन के आया जिला से, नंबरिंग दिया हुआ, उसमें रैंक दिया हुआ 1 से लेकर जितने भी लोग आवेदन किए थे,
उसके हिसाब से ही हम लोग को उन लोग को आवाज देना है। अब बहुत लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि मेरा 129 नंबर है, मेरा 150 नंबर है, तो आप एक को मान लीजिए 1 से 10 के बीच में हम लोग को कुछ आयोग भी मिल गए तो विल शिफ्ट टू नेक्स्ट, ठीक है, 10 नीचे शिफ्ट होंगे हम लोग। लेकिन हम लोग स्किप करके 100 लोग को स्किप करके हम लोग नहीं दे सकते है ना। तो वैसे में अभी हम लोग का जो टारगेट सूचना ऐसे प्राप्त है कि हम लोग का टारगेट 1200 के अराउंड है इस वित्तीय वर्ष के लिए। तो उसमें सभी लोग हमको कोशिश करेंगे कि जितने लोग भी उन लोग को हम लोग ले आए इसमें, ठीक है। अभी सेकेंड फेज में, पहला फेज का तो हम लोग दे दिए। एक्चुअली आवास का 3 फेज में है, 3 फेज में है। पहला फेज का हम लोग 558 टारगेट था, सेकेंड फेज में 1290 का है, और नेक्स्ट फेज का भी डिक्लेयर नहीं हुआ कि कितने टारगेट्स मिलेंगे, तो उसके हिसाब से ही हम लोग करेंगे। केसीसी का ये होता है कि हम लोग को यहाँ से बैंक को भेज देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर वो लोग का कहना है कि हम लोग लोन दे रहे हैं तो उनका एक्टिव लोन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वो किसी कारणवश उनका 2-3 जगह बैंक में एक्टिव लोन चल रहा है तो उनको ऑलरेडी एक और लोन उनको प्रोसेस करने में उन लोग को दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए वो प्रीवियस जो लोन्स है उन लोग का वो मान लीजिए वो कैंसिल हो गया या क्लोज हो गया तो उसका सूचना उसको बैंक को देना जाके देना चाहिए कि हम लोग का जो प्रीवियस लोन्स है वो क्लोज हो चुका है, और जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो लोग रिजेक्ट करते हैं तो वो लोग लिख के नहीं देते हैं कि किस लाभुक का किस डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो उसके वजह से हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग ऐसे बैंक से भी हम लोग का मीटिंग हुआ था तो हम लोग ने बोला था कि आप लोग को जो भी लाभुक है उनका आप लोग लिख के दीजिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ताकि हम लोग लाभुक को बोल सके वो बैंक जाके उसको सबमिट कर सके, ताकि ये प्रोसेस जो है हम लोग का ईजी हो सके। और किन्हीं को कुछ है कर रहे हैं या कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी पीएलवीज है। आप बस आकर के एक चिट्ठी पीएलवी को के माध्यम से माननीय डालसा में भिजवा दीजिए। माननीय डालसा उस पर हमारे चेयरमैन साहब के डायरेक्शन पर, हमारे जो लीगल चेयरमैन साहब हमारे जुडिशियल कमिश्नर के डायरेक्शन पर वो एक टीम बनाएगी और उस समस्या को भी देखेगी। इसी तरह हमारे यहाँ आपको जो विधिक सेवा आपको चाहिए वो आपको प्रदान करेगी। विचक्राफ्ट एक्ट के अंतर्गत भी इस एरिया में काफी समस्याएं हैं। लोगों को डायल कह करके भी उत्पीड़न किया जाता है। लोग हर दिन कोर्ट में केसेस देखते हैं कि डायल एक्ट विचक्राफ्ट एक्ट के अंतर्गत में भी काफी समस्याएं आती है। उन समस्याओं को लेकर के भी है कि आप अगर किसी महिला को या किसी ओझा के पास चले जाए और वो उसको डायल संबोधित कर दे तो वो भी एक तरह का ऑफेंस होता है। अगर वैसी कोई महिलाएं उत्पीड़ित हो रही तो वो भी जा करके कोर्ट नहीं जा पाएंगी तो थाना में जाए। थाना नहीं सुनता है तो आप माननीय डालसा को लिख सकती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ जाना है सेक्रेटरी साहब के पास, वहाँ पे कोर्ट चले जाएंगे। नहीं जा पाते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स है, वो आपकी 2 दिन यहाँ बैठते हैं, आप अपनी समस्याएं बताइए। यहाँ महिलाएं बहुत उपस्थित है तो की तरफ से पशुपालन विभाग के द्वारा की गई है, उनको मैडम को पत्र देंगे। आप आइए सामने। एक मिनट, इधर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ ना।